बीच पुलिस भी अनन्या से मिलने और उसका बयान लेने के लिए वहां पहुंच गई थी। अभिनव अनन्या के प्राइवेट रूम के बाहर बैठा दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन ये चिंता उसे अनन्या की नहीं बल्कि अपनी थी। उसने उन लोगों को जिस तरह से मारा था, उससे अनन्या को अभिनव पर शक हो सकता था। ऐसे में वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह से अनन्या ने वो सब ना देखा हो जो अभिनव ने उन लड़कों के साथ किया था। जब अनन्या को होश आया तो डॉक्टर ने नर्स से कहा कि वो अभिनव को अंदर बुलवा ले, लेकिन अनन्या ने साफ मना कर दिया था। वो अभिनव से नहीं मिलना चाहती थी। इस बीच शर्मिला और राजीव भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जब वो दोनों अनन्या से मिलने के लिए उसके प्राइवेट रूम में दाखिल हो रहे थे, तब अभिनव भी उनके पीछे अंदर चला आया था। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनन्या रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अब तो मैं फंस गई। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे किडनैप करके ही रहेंगे, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि चाहत वहां थी। जैसे ही एक आदमी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो इतने में चाहत ने उस आदमी के पेट पर लात मार दी। अनन्या के चेहरे पर अभी भी उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो उन किडनैपर्स के बीच में घिरी हुई हो। अभिनव दूर दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। जब अनन्या ने उसकी जगह चाहत का नाम लिया तो अभिनव को अच्छा लगा। वो समझ गया था कि अनन्या उस घमासान लड़ाई को देखने से पहले ही बेहोश हो गई थी। वो घबराहट में ये भी भूल गई थी कि उन लोगों को चाहत ने मारा था या अभिनव ने। अनन्या ने आगे कहा, मुझे नहीं पता उन लोगों ने हमें क्यों रोका। वो कह रहे थे कि कोई प्रिंस नाम का आदमी मर गया है, लेकिन मैं सच में किसी प्रिंस को नहीं जानती हूँ। वो कह रहे थे कि वो प्रिंस की मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लेंगे। अभिनव अब तक समझ चुका था कि प्रिंस कौन है। ये वही आदमी था जो उस दिन जॉनी को मार रहा था। अभिनव ने जॉनी को बचाने के लिए प्रिंस को बुरी तरह से मारा था, लेकिन तब उसे लगा नहीं था कि प्रिंस मर जाएगा। अभिनव भी ये समझ गया था कि ईशांत अभिनव का चेहरा पहचान गया था और इसीलिए उसने अनन्या की गाड़ी रुकवाई थी। इधर अभिनव के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी और उधर अनन्या भी बोलती चली जा रही थी। ऐसे में अचानक शर्मिला को क्या सूझा कि उसने अनन्या की बात को बीच में काटते हुए कहा, एक सेकंड, तुम कह रही हो कि जब ईशांत ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तब अभिनव तुम्हारे साथ था, तो वो कर क्या रहा था? ये सवाल सुन अनन्या ने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और अभिनव को देखने लगी। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और आखिर में अनन्या ने कहा, ये कुछ नहीं कर रहा था। मुझे पुलिस ने बताया कि जब हमारे साथ ये सब हो रहा था तब ये गाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। ये सुनते ही अभिनव का मुंह खुला का खुला रह गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शर्मिला ने कुड़ते हुए कहा, मुझे पता था कि ये निकम्मा ऐसे टाइम पर कुछ नहीं करेगा। ना सिर्फ ये फटीचर है बल्कि फट्टू भी है। शर्मिला शांत हो जाओ, राजीव ने बीच में कहा। ऐसे में शर्मिला उसे भी चुप करवाते हुए बोली, नहीं राजीव, तुम ज्यादा उसका पक्ष मत लो। ये लड़का एक नंबर का बेवकूफ है। एक तो मेरी बेटी को ऐसी मुसीबत में डाल दिया और उसके बाद उसे अकेला छोड़कर गाड़ी के पीछे छुप गया। राजीव ने शर्मिला को समझाते हुए कहा, एक मिनट, जितना मैंने अनन्या की बातों को सुना है, उसने तो ईशांत का नाम लेकर ऐसा नहीं कहा कि ये सारी मुसीबत अभिनव ने खड़ी की थी। जो कुछ भी किया वो ईशांत ने खुद ही तो किया था। हाँ, लेकिन किसे पता सच क्या है। वैसे भी ये उल्लू ही है, आए दिन इधर उधर लोगों से लड़ाई करता फिरता है। हो सकता है इसी ने कुछ कांड किया होगा। जब जरूरत थी तब तो हाथ पैर चलाए नहीं। मेरा तो ना इस लड़के पर से विश्वास ही उठ गया है। समझ नहीं आता कोई दादा अपनी पोती के लिए इतना वाहियात आदमी कैसे चुन सकता है। शर्मिला ने चिढ़ते हुए कहा। अभिनव उन दोनों की बहस को बस सुन रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर उसे मौका मिलता भी तो भी वो कुछ नहीं कहना चाहता था। वो अनन्या के प्राइवेट रूम से बाहर निकला और फिर से कॉरिडोर में आ गया। जैसे वो कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि सामने से चाहत भी चली आ रही थी। जैसे उसने अभिनव को देखा तो बोली, अनन्या को होश आ गया? अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव का बुझा हुआ चेहरा देख चाहत की इच्छा हुई कि वो पहले अभिनव का हाल पूछे, लेकिन उसने अपने ख्याल को जाने दिया और खुद अनन्या के प्राइवेट रूम में चली गई। वो कुछ देर तक अंदर रही और उसके बाद बाहर आ गई। इधर अभिनव भी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने अभिनव से कहा, चिंता करने जैसा कुछ नहीं, इन्हें बस पैनिक अटैक आया था। आप चाहें तो शाम तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, अभिनव ने कहा और फिर से कॉरिडोर में लगी बेंच पर आकर बैठ गया। चाहत उसके बगल में आकर बैठी और बोली, तुम ठीक हो? अभिनव ने बिना चाहत को देखे बस हाँ में सिर हिला दिया और बोला, अनन्या कैसी है? डॉक्टर कह रहे थे कि हम उसे आज शाम को घर ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो शाम तक रुकने वाली है। वो अभी घर जाना चाहती है। अभिनव ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। आखिर में चाहत ने गहरी सांस ली और बोली, तुमने अनन्या को उस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? ये सुनते ही अभिनव को झटका लगा। उसने चाहत को देखा और बोला, किस बारे में? यही कि तुम उसकी जान बचाने के लिए इतने सारे गुंडों से एक साथ लड़ गए। ये सुनते अभिनव की सांस एक पल के लिए मानो अटक गई। भले ही अनन्या अभिनव को लड़ते हुए नहीं देख पाई थी, लेकिन चाहत ने तो उसके एक एक वार को देखा था। अभिनव की हैरानी को शांत करने के लिए चाहत मुस्कुराई और बोली, तुम तो बड़ा खतरनाक लड़ते हो यार। खैर, ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार तुम्हें ये सब करते हुए देख रही थी, लेकिन डूड, कल वाली फाइट तो वाज लाइक टॉप नॉच। पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने अनन्या को ये सब बताया क्यों नहीं? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अभिनव ने हताशा भरे सुर में कहा। इस पर चाहत ने कहा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम उसके माँ बाप तुम्हें एक बेकार आदमी की तरह देखना तो बंद कर देंगे। पर अभिनव ने एक सेकंड के लिए चाहत को देखा। चाहत को चीजें जानने का बड़ा शौक था और उसे जितना जानना चाहिए था वो उससे ज्यादा जानती थी। अगर वो ईशान जैसे आदमी को जानती थी तो उसके लिए ये पता लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि टाइगर कौन है। अभिनव ने आगे कहा,
मैं वैसे भी बेकार ही तो हूं। मेरा और अनन्या का कोई मैच ही नहीं। हम दोनों का एक भी कोड़ा नहीं मिलता। ये तो किस्मत खराब थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। हालांकि मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट चीजें शांति से चलती रहे। सुनते ही चाहत ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोली, अभिनव, ऐसा कुछ तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अभिनव ने यह सुनते ही अपना गला साफ किया और बोला, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि मैंने फाइट करना कहां से सीखा तो मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं सड़कों पर, गलियों में, गंदे स्कूल्स में, मैदानों में और यहां तक कि कॉलेज में भी बहुत लड़ा हूं। मैं अनाथ हूं, इसलिए मुझे अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता था। लड़ना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। और सच बताऊं तो मुझे लड़ने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। मुझे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। ना कहते ही अभिनव ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अगर इस वक्त चाहत उसकी आंखों में देखती तो वो समझ जाती कि अभिनव झूठ बोल रहा है। चाहत ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, टाइम टू गो। फिर कभी मिलेंगे, आराम से बात करेंगे। ना कहते ही चाहत अपनी जगह से उठी, अभिनव को देख मुस्कुराई और आखिर में हॉस्पिटल से निकल गई। अभिनव उसे जाते हुए देख ये सोच रहा था कि आखिर चाहत उसके बारे में जानने के लिए इतनी बेताब क्यों है। क्या बात है मिस्टर बेकार, अब आप बेंच तोड़ रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप निकल गए होंगे। अभिनव को पीछे से किसी की आवाज आई। अभिनव आवाज सुनते ही समझ गया था कि ये शर्मिला की आवाज है। वो खड़ा हुआ और पलटा तो पाया कि शर्मिला और राजीव अनन्या के कमरे से बाहर आ गए थे। राजीव नजर नहीं आ रहा था। अभिनव ने अनुमान लगा लिया था कि वो डॉक्टर से मिलने गया होगा। हम लोग घर जा रहे हैं, तुम भी अपने हिसाब से पहुंच जाना। शर्मिला ने कहा और अनन्या की तरफ देखने लगी। अनन्या भी गुस्से में अभिनव को घूरते हुए देख रही थी। आखिर में शर्मिला ने कहा, चलो। अभिनव अब उन्हें बाहर जाते हुए देख रहा था। उनके लिफ्ट में घुसते ही अभिनव ने गहरी सांस ली। वो इतना तो समझ गया था कि इन जैसे लोगों की नजर में आने के लिए उसे अपने खून की आखिरी बूंद भी खर्च करनी पड़ सकती है। तभी राजू उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? और शर्मिला और अनन्या कहाँ हैं? वो दोनों निकल गए। राजू ने इसके आगे कुछ नहीं पूछा। इन तीनों के बीच क्या हुआ होगा राजीव ये पहले ही समझ चुका था। उसने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये अनन्या की गाड़ी की चाबी है, तुम उसे लेकर घर आ सकते हो। और इतना कहकर राजीव भी वहां से बाहर निकल गया। अभिनव देख पा रहा था कि उन तीनों में अगर कोई अभिनव का सबसे ज्यादा ध्यान रखता था तो वो राजीव था। अभिनव नीचे आया और अनन्या की गाड़ी में बैठ गया। तभी उसे याद आया कि वो इन सब चक्करों में नंदिता को फोन लगाना तो भूल ही गया था। एक बार घर जाने के बाद शायद वो नंदिता को फोन नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और नंदिता को फोन मिला दिया। पहली घंटी बजते ही नंदिता ने फोन उठा लिया और बोली, अगर तुमने फोन करने में 1 मिनट और देर की होती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। नाम बताने से पहले ही पहचान गई किसका फोन है। हाँ, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी परमिशन के बिना कोई मुझे फोन करे। ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है टाइगर। वैसे कल मैं तुमसे कहना भूल गया, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो नंदिता। अभिनव प्लीज, मुझे नंदिता मत बुलाओ। अभिनव उसके मुंह से ये सुनकर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा, क्यों, तुम्हारा नाम नंदिता ही तो है? नहीं, अब नहीं है। जब से तुम गए हो तब से मेरी दुनिया बदल गई है। अब दुनिया की नजर में मैं नंदिता नहीं, अलाइना हूँ। जैसे तुम अभिनव नहीं टाइगर हो। अभिनव ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। यह तो अभिनव भी मानता था कि दुनिया काफी बदल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतने बड़े माफिया हैं और एक दिन वो खुद भी इतना बड़ा माफिया बन जाएगा। कभी कभी तो उससे बीते कुछ दिन किसी सपने की तरह लगते थे। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। अलाइना उसे सीधा अपने घर बुला रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो अलाइना से मिलने उसके घर जाएगा या वो अलाइना को अपनी शादी के बारे में बता देगा? बुलाया तो वो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसके घर जाने के लिए हाँ कहे या ना। जब अभिनव कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा तो आखिर में अलाइना ने पूछा, क्या हुआ अभिनव? हाँ या ना, कुछ तो कहो। अभिनव को एहसास हुआ कि अलाइना से कुछ भी छुपाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अलाइना, मेरी शादी हो चुकी है। इस वक्त अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर आना अच्छा नहीं लगेगा। अब अभिनव का ये जवाब सुनकर अलाइना कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई थी। अभिनव समझ गया था कि अलाइना को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, अलाइना ने, तुम्हारी शादी हो गई है? कब और कैसे? तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हारी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई। और भूल गए, जब हम छोटे थे तब तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। अभिनव अलाइना की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। अलाइना के तेवर अभी भी वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। उसे सामने वाले से जो कहना होता था वो खुलकर बिना झिझके कह देती थी। आखिर में अभिनव ने अलाइना को जवाब देते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है नंदिता, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कल तुम मेरे घर आ रहे हो। हमें कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है और इस बार मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनूंगी। अलाइना के मुंह से ये सुनते ही तुम टाइगर को ऑर्डर नहीं दे सकती हो नंदिता। नंदिता शब्द पर उसने अलग से जोर दिया था। ये सुनकर अलाइना कुड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह तो ऑर्डर दे ही सकती हूँ ना, या उसमें भी कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें अब एक दूसरे से मिलना तो है ही, तो मैं आ जाऊंगा। मुझे भी तुमसे मिलकर तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मैं कल फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन इससे पहले कि तुम फोन रखो, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हुई है? अभिनव की शादी की बात उसके दिमाग से अभी तक निकली नहीं थी। अभिनव ये सवाल सुनकर एक पल के लिए हिचका और आखिर में बोला, अनन्या सिंह। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अलाइना ने उधर से फोन काट दिया। अभिनव ने फोन कटते ही एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के बाद वो अनन्या के घर पहुंच चुका था। उसने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और घर के अंदर जाने लगा।
जैसे ही वो लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। ऐसे में वो सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और बोली, क्या है? मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। ये सुनते ही अनन्या खींचकर बोली, अच्छा, तुमने ऐसा भी क्या किया है जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है? अनन्या ये क्यों कह रही थी? अभिनव को ये समझ आ गया था। वो अभिनव को कल रात के लिए ताना मार रही थी। अभिनव मन ही मन उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर उसने दिखावा करते हुए कहा, अनन्या, बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या चाहती थी कि मैं उन लोगों से जाकर लड़ाई करूं? मैं इतने सारे लोगों से अकेले कैसे लड़ता? अच्छा, तुम इतने बेकार आदमी हो कि अब भगवान भी तुम्हें आकर नहीं सुधार सकता। एक तरफ तुम कहते हो कि हम शादीशुदा हैं और तुम मेरे पति हो, दूसरी तरफ जब मैं मुसीबत में फंसती हूँ तो तुमसे मेरी जान तक नहीं बचाई जाती। सही कहती है मम्मा, अगर तुम्हारी जगह पर चिराग होता ना तो वो उन लड़कों का वही हाल करता जो उसने उन बार वाले लड़कों का किया था। अनन्या ने गुस्से में कहा। वो अभिनव को घूरते हुए देख रही थी। अभिनव बस वहाँ खड़ा होकर उसके गुस्से को देख रहा था। आखिर में अनन्या ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा होता कि मैं चिराग से शादी कर लेती, हम दोनों होता, पर कम से कम वो मेरा ध्यान तो रख लेता। नहीं अनन्या, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम चिराग से शादी नहीं कर सकती हो। ओह, अब तुम मुझे किससे शादी करूंगी और किससे नहीं? अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा तो अभिनव फिर से चुप हो गया। आखिर में अनन्या ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा लगाया और अंदर चली गई। अभिनव बाहर खड़ा होकर बस उस दरवाजे को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पर गुस्सा आ रहा था। उसने शादी के बाद अभी तक अनन्या को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। इस बात पर या फिर उस झूठ पर कि उसे अकरम ने जो एडवांस पैसे दिए थे उससे अभिनव ने अपने लिए सूट खरीद लिया था, या फिर इस बात पर कि अनन्या को ऐसा लगता था कि अभिनव उसका ध्यान नहीं रखता। अभिनव के मन में इस वक्त कई सारे सवाल थे और वो उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। हताश अभिनव